चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज है 13 जून और हम बात करने वाले हैं मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चन, फंडामेंटल नर्सिंग, मिडवाइफरी, गायनेक। तो आप सभी ने राजस्थान के पेपर देखे होंगे। एनएचएम स्टाफ नर्स और सीएचओ दोनों पेपर हैं जो अपडेट कर दिए गए हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि पेपर का जो लेवल आया था, जो सीएचओ का पेपर हुआ है या फिर एनएचएम स्टाफ नर्स, ट्यूटर, इन सब का पेपर हुआ है। सीएचओ का सेपरेट पेपर था जिसमें 150 एमसीक्यूज थे, जिसमें हमारा जो, यदि हम नर्सिंग सेक्शन की बात करें और जब राजस्थान वालों ने पेपर दिया है, तो यदि नर्सिंग सेक्शन की हम बात करते हैं तो जो आपकी कट ऑफ जाएगी 90 प्लस से तो ज़्यादा जाएगी। मुझे इतनी एश्योरिटी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा पेपर दिया है। क्योंकि बात करें कि पहले कहा गया था पेपर बहुत हार्ड आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। पेपर बहुत ही अच्छा आया था, सुलझे हुए क्वेश्चंस थे। वैसे ही एनएचएम में भी हुआ है, वैसे ही एनएचएम स्टाफ नर्स वाले में भी हुआ है। क्लास में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि 12 जून की न्यूज़ सभी ने देखी होगी, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद शहर में सरदार वल्लभ भाई जो एयरपोर्ट है, वहाँ से एक फ़्लाइट, एयर इंडिया की फ़्लाइट है जो 787 बोइंग ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था, जिसमें 242 लोग टोटल सवार थे, जिनमें से एक बस बचे हुए हैं। बहुत ही भयावह क्रैश हुआ है प्लेन, जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की 4 बिल्डिंग्स को क्रॉस करते हुए प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन में तो जो भी लोग थे उनकी तो डेथ हुई है, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। 1 जन बच गए। कहते हैं जाको राखो साइया मार सके ना कोई, उस तरीके से। बट जो इंसिडेंट था न्यूज़ में सबने देखा, बहुत ही भयावह था। लग रहा था जैसे कोई मिसाइल या बॉम्ब गिराए जा रहे हों। रीज़न ये रहा है कि एक तो प्लेन हो सकता है कि फ्यूल है, जो फ्यूलिंग है जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर भरी हुई हो, जो भी रीज़न रहे वो नहीं पता। तो यहाँ पर उन सभी के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एक और चीज़, SOFED की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। SOFED जो त्रिपुरा के लिए फॉर्म भर रही है, वेबसाइट है जो ओपन नहीं हो रही है। और मे भी 1-2 दिन में लास्ट डेट है, मुझे डेट कंफर्म नहीं है। आई थिंक 17 जून लास्ट डेट है। तो वेबसाइट ओपन है जो नहीं हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो जो भी लोग फॉर्म भरने के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोग एक चीज़ रिमाइंड रखिए, आपकी तरफ से तो कोई गलती हो नहीं रही है, वो त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टेक हो रही है। बट फिर भी आप लोग डेली ट्राई करते रहिए। मैंने भी 2 लैपटॉप से, 2-3 मोबाइल से, टैबलेट सभी से ट्राई किया है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या आप फॉर्म फिलअप करवा देंगी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फॉर्म है जो आपके ऑनलाइन ही फिलअप होने हैं। हाँ, जो लोग त्रिपुरा में SOFED के ऑफिस जा सकते हैं वो लोग वहाँ जाके चेक ज़रूर कीजिए। मैं अभी बेंगलोर में हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद चली जाती। बट जो भी लोग, यदि वहाँ पर आप अवेलेबल हैं, तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया था उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या पॉसिबल हो तो आप वहीं ऑफिस जाके पता कर सकते हैं। क्योंकि आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, फॉर्म भरे जाएंगे, मे बी डेट एक्सटेंड कर दी जाए, बट अभी उतना श्योर होना बिल्कुल भी वो नहीं होगा। इवन त्रिपुरा की SOFED ही नहीं, त्रिपुरा की जो एक और वेबसाइट है जिसके थ्रू 100+ स्टाफ नर्स वैकेंसी निकली, जिनमें तो रिटर्न एग्ज़ाम भी नहीं होना है, डायरेक्ट आपके बेस्ड ऑन मार्क्स होना था, वो नोटिफिकेशन के लिए भी वेबसाइट हैंग हो जा रही है बार बार। तो हो सकता है कि वहीं से कुछ प्रॉब्लम हो, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है। एक और चीज़, जो मेडिकल एंड नर्सेज हब का स्टडी मटेरियल्स था, बुक्स था, PDFs थी, तो बुक्स पर तो जो डिस्काउंट चल रहे थे वो चल ही रहे हैं। बट जो PDF मटेरियल्स था, तो PDF मटेरियल 650 रुपीज़ जो एक्चुअल प्राइस से मैंने घटाए थे, किन के लिए, जिनका त्रिपुरा में बाढ़ आया हुआ था या फिर कुछ और अदर रीज़न हुए थे सडनली, उसके कारण बुक प्राइस भी ड्रॉप किए थे और PDF प्राइस भी। बट नाउअडेज प्राइस के PDF चार्जेस और ज़्यादा डिडक्ट कर दिए गए हैं। तो जो भी लोग PDF लेना चाहते हैं ले सकते हैं। प्लस एक और चीज़ कि जो भी लोग पूरी फुल PDFs नहीं लेना चाहते, ओनली मॉडल पेपर्स बस पढ़ना चाहते हैं 43, तो वो लोग भी ये मॉडल पेपर्स है जो पढ़ सकते हैं लेके। और जिन्होंने पेपर लिए हुए हैं वो लोग एक बार ये चीज़ ध्यान रखिए, राजस्थान का NHM पेपर, राजस्थान का CHO पेपर, दोनों पेपर मैंने अपडेट किए हैं चैनल पर। आप लोग जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए और मार्क कीजिए, स्पेशली इन मॉडल पेपर कितने क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। जो भी डाउट रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, द मोस्ट एक्यूरेट एरिया टू चेक द पल्स रेट इन एन इन्फेंट इज।
यदि आप इन्फेंट कहा गया है मतलब 1 ईयर एज तक का बच्चा, 0 to 1 ईयर एज तक का बच्चा है, तो यदि उसमें पल्स रेट चेक करते हैं तो सबसे सही एरिया क्या होगा? कैरोटिड आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी या फिर एपेक्स ऑफ द हार्ट। कहाँ पर चेक करेंगे? यदि आप एक इन्फेंट की है जो पल्स रेट चेक करना चाह रहे हैं तब तो एक एक्यूरेट पता चलेगा। जैसे इन्फेंट में बात करें हम टेम्परेचर की तो रेक्टल एरिया का टेम्परेचर सबसे बेस्ट बताएगा कि बच्चा नॉर्मल है या फीवर है। वैसे ही पल्स रेट की हम बात करते हैं तो होगा एपेक्स ऑफ द हार्ट। किससे? एपेक्स ऑफ द हार्ट से है जो सबसे अच्छे तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन और भी एग्जाम में आए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज फॉर एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज? कौन सा है जो मेजर कॉज है किसके लिए? एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है मसल टोन खो जाना, यूट्रस की जो मसल टोन है उसका खो जाना, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, सबसे कॉमन रीजन होता है एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो क्या है जो मेजर कॉज हो सकता है एटोनिसिटी के लिए? इन्फेक्शन, रिटेंड प्रोडक्ट्स, एसएलई और सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस या फिर जॉइंटिस। एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस है जो क्या है मेन रीजन होता है पीपीएच का। मोर देन 500 ml से ज़्यादा यदि ब्लड लॉस हो जाए आफ्टर डिलीवरी के बाद तो वो कहलाता है क्या? पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। इंडिया में हम बात करें तो मैटरनल रेट का जो मैटरनल डेथ है क्या है? इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो जो मैटरनल डेथ है उसका मेन रीज़न भी क्या है? मेन रीज़न भी ब्लीडिंग है। मैटरनल डेथ का मेन रीज़न क्या है? ब्लीडिंग। अब वो इंट्रापार्टम, एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम हो सकती है। दूसरा यदि हम बात करें एटोनिसिटी की मतलब मसल टोन का खो जाना। मसल टोन खोने का मेन रीज़न होता है रिटेंड प्रोडक्ट्स। अब इन रिटेंड प्रोडक्ट्स में प्लेसेंटा भी हो सकता है, कुछ टिश्यूज़ भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में प्लेसेंटा रिटेंड कंसीडर किया जाता है जब डिलीवरी बच्चे के डिलीवर होने के बाद से, बेबी डिलीवर होने के बाद से 30 मिनट तक का टाइम हो जाए और प्लेसेंटा बाहर ना आए तो उसको कहा जाता है रिटेंड प्लेसेंटा। मेन रीज़न वही होता है मसल टोन खोने का मतलब एटोनिसिटी का। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स किसको कहा जाता है? आरबीसी को। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? 17 डेज, 40 डेज, 76 डेज या फिर 110 डेज, कितना होगा? तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा हो जाएगा? सिकल सेल में, मतलब हिंदी में हम कहें तो कैसे? हंसियाकार। जो हंसियाकार शेप हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो आरबीसी का क्या होगा? शेप जब बदलेगा तो जो हमारा ब्लड फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होगा। कि यहाँ पर यदि सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है, आरबीसी का शेप तो चेंज होगा ही। नॉर्मली जो आरबीसी रहेंगी उस शेप में ना होके हंसियाकार हो जाए, सिकल शेप में हो जाए और ऊपर से एनीमिया की कंडीशन भी हो रही है तो यहाँ पर आरबीसी का जीवन काल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 120 दिन जो नॉर्मल है उतना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कितना हो जाता है जनरली? 10 से 20 दिन तक का। यदि हम एक एक्चुअल पॉइंट पे बात करें तो 10 to 20 डेज तक हो जाता है। अब एज पर आप ऑप्शन में देखिए कि क्या आपके ऑप्शन में रहेगा, तो वो रहेगा आपका 17 दिन तक का। कितना? ओनली 17 डेज के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं 120 दिन तक रहती हैं, लेकिन सिकल सेल रहेंगी मतलब जो हंसियाकार सेल्स होती हैं उनका जीवन काल 10 से 20 दिन का रहेगा। और जो नॉर्मल आरबीसी होती हैं वो होती हैं बाई कॉनकेव शेप में। बाई कॉनकेव शेप रहेगा तो इजीली है जो छोटी छोटी कैपिलरीज में से क्या कर जाएंगी? फ्लो कर जाएंगी। लेकिन जब ये सिकल सेल रहेंगी तो ये देखिए इस तरीके से फंसेंगी, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा और जनरली ये क्या हो जाएंगी? यहीं पे डेड भी हो जाएंगी। इसीलिए फिर ना तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन बाइंडिंग कर पाएंगी क्योंकि आगे फ्लो ही नहीं हो पाएंगी। जब ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो एनीमिया वाले मरीज में आपने देखा होगा, नॉर्मल एनीमिक पेशेंट में बहुत जल्दी हाँफने लगता है, बहुत जल्दी थकने लगता है। उसका रीज़न क्या होता है? एक तो हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा मतलब आरबीसी। तो यहाँ पर 17 दिनों का जीवन काल किसका कंसीडर किया जाएगा? आरबीसी का, बट इन सिकल सेल एनीमिया के केस में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ नर्सिंग असेसमेंट ऑन अ पेशेंट विथ अ प्रेशर इंजरी, you note that the patient's pressure ulcer has a loss of dermis with fat showing but no muscle, tendon or bone showing. Which pressure ulcer stage it is? क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप किसी प्रेशर इंजरी वाले का मतलब यहाँ पर प्रेशर अल्सर वाले पेशेंट को आप चेक करते हैं तो यहाँ पर पेशेंट को क्या हुआ है, प्रेशर अल्सर तो हुए हैं, प्रेशर सोर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ डर्मेटाइटिस विथ फैट सोइंग, डर्मिस लेयर क्या हो गई है, यहाँ पर लॉस हो गई है, फैट दिख रहा है बट कोई मसल, टेंडन और बोन है जो नहीं दिख रही है। तो ये कौन सी स्टेज का अल्सर होगा, कौन सी स्टेज होगी अल्सर की, स्टेज 1 स्टेज क्या होगी, ये होगी आपकी थर्ड स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। ये देखिए चारों स्टेज दी गई हैं। अब आपको क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि फैट दिख रहा है बट बोन, टेंडन, मसल से सब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब आपको ये जो 4 स्टेज दी गई है प्रेशर अल्सर की, इसको हम डेक्यूबिटस अल्सर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 स्टेज होती हैं अल्सर के लिए, आपको या तो यदि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इमेज दे के पूछ सकते हैं, यदि इमेज बेस्ड नहीं आपको आता है तो आपको है जो नॉर्मली क्वेश्चन में भी पूरा डिस्क्राइब करके पूछा जा सकता है। तो ये देखिए 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है जिसमें स्किन इंटैक्ट विथ नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस। तो जो नॉर्मली स्टेज है यहाँ पर, सॉरी, जो नॉर्मल स्किन होती है हमारी वो ऐसी होगी, सबसे फर्स्ट इमेज दिख रही है। अब यहाँ पर ये देखिए जो क्लिनिकल अपीयरेंस है, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्किन इंटैक्ट रहेगी, मतलब स्किन ब्रोकन नहीं होगी पहली स्टेज में, बट रेडनेस थोड़ी थोड़ी दिखेगी, एक एरिया दिखेगा रेडनेस का, लेकिन स्किन ब्रोकन नहीं होगी। दूसरी स्टेज आती है आपकी ये, इट हैज़ अ पार्शियल लॉस ऑफ डर्मिस ऑफन विथ अ पिंक वुंड बेड बट नो फैट और मसल, बोन और टेंडन विजिबल। तो दूसरी स्टेज में क्या होगा, पहली स्टेज में स्किन नहीं ब्रोकन होगी, दूसरी स्टेज में पार्शियली डर्मिस लॉस होगी, पिंक टाइप का है जो अंदर से दिखेगा आपको, वुंड पिंक टाइप का दिखेगा, लेकिन न यहाँ पे आपको फैट दिखेगा, ना मसल दिखेंगी, ना बोन, ना टेंडन, कुछ भी विजिबल नहीं होगा। फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब तीसरी स्टेज आएगी। तीसरी स्टेज में डर्मिस है पूरे तरीके से लॉस हो जाएगी, सेकंड में पार्शियली थोड़ी लॉस होती है, थर्ड में डर्मिस तो पूरी लॉस होगी, साथ में फैट भी विजिबल होगा, फैटी लेयर है वो भी विजिबल होगी, लेकिन बोन, मसल, टेंडन विजिबल नहीं होते हैं। जब जो चौथी स्टेज होती है इसमें आपका क्या होगा, डर्मिस तो लॉस होगी ही, फैट, मसल, बोन, टेंडन सब कुछ विजिबल होंगे, क्या होंगे, सभी चीज़ें विजिबल होंगी। फिर आपने एक जो लास्ट में 4 तो मेन स्टेज हो गई, 5वीं होती है कि ब्लैक टाइप नेक्रोसिस काइंड ऑफ दिखना। तो एक ऐसे होगा, देखिए ब्लैक टाइप से दिखने लगेगा। जब यहाँ पर चौथी स्टेज में तो क्या होगा, फुल थिकनेस स्किन लॉस होगी, मसल, बोन, टेंडन सब कुछ दिखेगा, लेकिन जब जो 5वीं होगी या अनस्टेजेबल, इसको किसी स्टेज का नाम ही नहीं दिया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अनस्टेजेबल। तो ये क्या है, कवर्ड विथ स्लफ और स्कार टाइप का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर डीप टिश्यू इंजरी होगी, पर्पल टाइप की स्किन होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होना भी बंद हो जाती है। जब यहाँ पे आपकी नर्व, मसल, बोन, ब्लड सभी चीज़ें क्या रहेंगी, अफेक्टेड होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्रोसिस फॉर्मेशन होगा, स्कार फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये आपको इमेज अपने माइंड में सेट करना है, पहली स्किन ब्रोकन नहीं होगी, ओनली रेडनेस होगी, दूसरे में पिंक टाइप का वुंड दिखेगा, थोड़ा बहुत डर्मिस है जो क्या होगी, अफेक्ट होगी, तीसरी में आपको डर्मिस फुली अफेक्ट होगी, फैट भी दिखेगा, लेकिन बोन, मसल, टेंडन नहीं दिखेंगे, लास्ट चौथी स्टेज सब कुछ दिखेगा, 5वीं में ब्लैकनेस टाइप होगी, स्कार फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दी हुई है पूरी चारों स्टेज, प्रेशर सोर की 4 स्टेज होती हैं, जो 5वीं स्टेज है वो इस तरीके से हो जाती है, जिसको हम अनस्टेजेबल कहेंगे, मतलब इसकी कोई स्टेज ही नहीं है। डीप टिश्यू इंजरी होगी तो सबसे बोन तक, बोन के और लास्ट पार्ट रहेगा वहाँ तक है जो अफेक्ट होगा। अनस्टेजेबल में जो बोन के ऊपर भी आपको ब्लैक टाइप का है जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर चेंजेस दैट अकर टू द फीटल सर्कुलेशन विद इन मिनट ऑफ बर्थ एक्सपेक्ट फॉर विच। तो यहाँ सॉरी एक्सेप्ट है यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर विच। तो फीटल सर्कुलेशन में सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, किसी एक को छोड़कर सब चेंजेस होंगे फीटल सर्कुलेशन में, किसी एक को छोड़कर। अच्छा, फीटस कब नाम दिया जाएगा? जब बच्चा गर्भ में होगा, बाहर आएगा तो नहीं, तो क्या है वो यूट्रस में ही है, उस दौरान जो फीटल सर्कुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, लेकिन किसी एक को छोड़कर, मतलब जो नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस विनोसस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द हेपेटिक पोर्टल साइनस, या फिर क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवल। तो फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में जब तक बच्चा गर्भ में रहेगा तब तक तो ठीक है। फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि अम्बिलिकल वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, डक्टस विनोसस भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, आर्टरियोसिस भी होगा, फोरामेन ओवल क्लोज होना स्टार्ट होता है फीटल सर्कुलेशन के दौरान, लास्ट स्टेज में। लेकिन हेपेटिक पोर्टल साइनस का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा हेपेटिक पोर्टल साइनस में। तो यहाँ पर अम्बिलिकल वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, डक्टस आर्टरियोसिस विनोसस और फोरामेन ओवल ये क्लोज होंगे, लेकिन हेपेटिक पोर्टल साइनस है जो क्लोज नहीं होगा। फीटल सर्कुलेशन में हेपेटिक पोर्टल साइनस है जो क्लोज नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ें एज पर ऑप्शन है वो वैसी ही होंगी। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट फुलमिनेंट एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हीमोलाइटिक एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, कौन से बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण हो सकती है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स के कारण, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इस्चेरिचिया कोलाई और इकोलाई, या फिर प्रोटियस स्पीसीज। तो यहाँ पर किसके द्वारा जो हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन यदि प्रेगनेंसी में डेवलप होती है, कौन सा बैक्टीरियल टॉक्सिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वो होते हैं जनरली क्या, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स। क्या होंगे, कौन से बैक्टीरिया होंगे? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स। और इस केस में जब यदि प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन डेवलप होता है, तो यहाँ पर ये कौन सी प्रेगनेंसी में कंसीडर होने लगती हैं? ये प्रेगनेंसी कहलाती हैं क्या, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। क्या होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स है ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। और इसके द्वारा यदि यहाँ पर क्योंकि पूछा है कि फुलमिनेंट एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया यदि होता है, लेवल ऑफ HCG इन द मैटरनल सर्कुलेशन टिपिकली पीक एट व्हाट लेवल एंड व्हाट जेस्टेशनल एज। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो HCG हार्मोन है, क्या है, HCG हार्मोन है, पीक लेवल पर कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी में जाएगा? पीक मतलब सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे कितने वीक की प्रेगनेंसी में जाएगा? ऑप्शन में है आपको 1 लाख MIU पर ml एट 10 वीक्स, दूसरे में 10,000 MIU ml एट 10 वीक्स, तीसरा ऑप्शन है आपको 10,000 MIU पर ml एट 20 वीक्स, चौथे ऑप्शन में 1 लाख MIU पर ml एट 40 वीक्स। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ कि यदि जो HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी में पॉजिटिव जो प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं उसमें पॉजिटिव निकलता है, लेकिन इसका जो एज़ कम्पेयर टू यूरिन में तो आपके जब पीरियड्स मिस होते हैं तब चेक करेंगे आप, लेकिन ब्लड में आपको बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो HCG का मैटरनल सर्कुलेशन में, क्योंकि बच्चा तो क्या है गर्भ में रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसका तो आप चेक करेंगे नहीं वहाँ पे। तो HCG हार्मोन मैटरनल सर्कुलेशन में जब ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं तो हाईएस्ट रहेगा शुरुआती प्रेगनेंसी में। शुरुआती प्रेगनेंसी का मतलब है यहाँ पर 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, कितने, 10 वीक की प्रेगनेंसी में कितना हो जाएगा ये, 1 लाख MIU पर ml। कितना होगा ये, 1 लाख तक इसकी रेंज है जो पहुँच जाएगी शुरुआती 10 वीक की प्रेगनेंसी में।
लेकिन यदि प्रेगनेंसी नहीं है तब HCG का लेवल हाई हो जाता है, तब ये आपके या तो कुछ कैंसरस ग्रोथ हो रही है या कुछ हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण ही HCG का लेवल हाई होगा। कितने हफ्ते में होगा? शुरुआती 10वें हफ्ते तक 1 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगा। अब HCG से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आता है जो प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग नोजिया है, मतलब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है। इसके लिए हार्मोन जिम्मेदार क्या है? HCG। और आप HCG का हार्मोन शुरुआती प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा होता है, इसीलिए नोजिया, वॉमिटिंग और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की सिचुएशन भी शुरुआती प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा होती है। HCG को सीक्रेट कौन करता है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्या है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल। ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन के टाइम पर, जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यूट्रस में, गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होगा, जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल है, उस दौरान मैटरनल सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा क्या होगा? यहाँ पर HCG का लेवल हाई हो जाएगा। यदि सिंगलेटन प्रेगनेंसी का मतलब ओनली एक ही जो कंसेप्सियस मटेरियल है, एक ही फीटस डेवलप हो रहा है, एक ही एम्ब्रियो है, तो यहाँ पर कितना होगा? 1 लाख तक। मे बी यदि 2 या ट्विन है तब यहाँ पे लेवल क्या है? तो कितना होगा? 1 लाख तक। मे बी यदि ट्विन्स होते हैं तब ज़्यादा ये है जो डेवलप है, जो HCG का लेवल है जो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ मैटरनल क्वाड स्क्रीन परफॉर्म्ड एट 18 वीक्स जेस्टेशन रिजल्ट विद द फॉलोइंग रिजल्ट। क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड में क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्वाड में टोटल 4 टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। कितने? टोटल 4 टेस्ट इंक्लूडेड होंगे, जिसमें होगा पहला अल्फा फीटोप्रोटीन, दूसरा होता है एस्ट्रॉयल। क्या है? एस्ट्रॉयल। तीसरा HCG और चौथा इनिविन। मतलब यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई तो एक क्वाड हो गया। अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्ट्रॉयल, HCG और इनहिबिन। अब इन चारों की जो वैल्यू दी गई है क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट में, अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यू कितनी दी गई? 0.5 मल्टीपल ऑफ द मीडियन, एस्ट्रॉयल की 0.6 मल्टीपल ऑफ द मीडियन, HCG की 2.0 मल्टीपल ऑफ द मीडियन और इनहिबिन की 1.08 MOM, विच फीटल डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली गिवन द सीरम एनालिटिक प्रोफाइल। सीरम टेस्ट किया गया जिसमें क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया गया 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। तो जो वैल्यू आई है निकल के वो हैं इन चारों की। कौन सा है जो बच्चे को डिफेक्ट हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, जो फीटस है उसको क्या डेवलप होने के रिस्क रहेंगे? ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ट्रायोसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम, ट्रायोसोमी 18, ट्रायोसोमी 13 या फिर टर्नर सिंड्रोम क्या बच्चे को डेवलप हो सकता है? तो आप सबको पता है कि जब भी जो सीरम लेवल चेक किए जाते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल है जो मेनली चेक किया जाता है, तो यदि उसका लेवल क्या हो? हाई हो, तब क्या कंसीडर किया जाता है? जब हाई रहेगा तो क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। लो है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर जो अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्रॉयल, इन दोनों के वैल्यू क्या है? कम है। 0.5 MOM है अल्फा फीटोप्रोटीन और 0.6 है एस्ट्रॉयल की। लेकिन जब HCG और इनहिबिन का लेवल बड़ा हुआ हो तब इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को ट्रायोसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम डेवलप हुआ है। तो याद रखें, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल सबको पता है किसमें कम होता है? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में। तो यहाँ पर भी वही अल्फा फीटोप्रोटीन और जो एस्ट्रॉयल है, इस दोनों के लेवल डिक्रीज्ड है। लेकिन जो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो और इनहिबिन, इन दोनों के लेवल बढ़े हुए हैं। और ये फाइंड आउट करेंगे कि जो गर्भ में जो बच्चा है, यूट्रस में जो बच्चा डेवलप हो रहा है फीटस, उसको डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21 डेवलप हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज a number of screening tests are performed in all pregnancies at designated gestational age. Which of the following screening test is correctly matched with the gestational age? यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेगनेंसी में अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं अलग अलग
जेस्टेशनल एज में, मतलब कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, कौन से टेस्ट कितने वीक की प्रेगनेंसी में हो रहे हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट सही तरीके से मैच किस ऑप्शन में आपको हो रहे हैं। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है ग्लूकोज लोड टेस्ट एज द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट। क्या ग्लूकोज लोड टेस्ट है वो पहली प्रीनेटल विजिट में होगा। दूसरा है क्लेमाइडिया टेस्ट है 22 to 24 वीक्स में। तीसरा है फीटल एनाटॉमिक सर्वे 34 to 36 वीक में। ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करियर स्टेटस 35 to 37 वीक्स, या फिर रूबेला सीरोलॉजी एट द 6 वीक पोस्ट पार्टम विजिट। तब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन किस, मतलब कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो किस हफ्ते की प्रेगनेंसी के साथ मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज लोड टेस्ट, तो फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में आपका नहीं होता है। ग्लूकोज लोड टेस्ट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में नहीं होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को पता करने के लिए जनरली 24 से 28 वीक की प्रेगनेंसी में होगा। ये कब होता है, ये होता है 24 to 28 वीक की प्रेगनेंसी में ये है जो किया जाएगा। कितने में, 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगा। अब जो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहली प्रीनेटल विजिट में, ये 22-24 में नहीं होगा, ये फर्स्ट में ही होता है कि माँ को कुछ इस तरीके की बीमारी तो नहीं है कि जो बच्चे को भी जा सकती है। रूबेला हो गया और ये दोनों हो गए, किस में होंगे, फर्स्ट में हो गए, तो ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे। रूबेला सीरोलॉजी 6 वीक पोस्टपार्टम विजिट में क्यों करवाएंगे। पोस्टपार्टम का तो मतलब होगा डिलीवरी हो गई, 6 हफ्ते हो गए प्रेगनेंसी को, उसमें इवन बच्चे को ट्रांसफ़र होना होगा तो हो जाएगा जब तक। तो यहाँ पर ये भी फर्स्ट में होगा क्लेमाइडिया और ये दोनों किस में होंगे, फर्स्ट में। अब यहाँ पर बचता है आपका एनाटॉमिकल सर्वे। फीटल एनाटॉमिकल सर्वे जनरली 18 से 22 वीक की जो आपकी बच्चे की एनोमली स्कैनिंग होती है वो कब होती है, 20 वीक की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर जनरली इसको 22 या 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में किया जा सकता है। कितने में, 22 वीक्स में इसको किया जा सकता है। क्लियर है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपका बचता क्या है, आपका बचेगा ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करियर है जो 35 से 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किया जाएगा। बाकी सबकी जो मैचिंग है वो अलग अलग है। जैसे ग्लूकोज लोड टेस्ट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में नहीं होगा, 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगा। किसके लिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता करने के लिए। क्लियर, क्लेमाइडिया और रूबेला होंगे पहली विजिट में। एनाटॉमिकल सर्वे होता है जनरली 20 वीक्स में, जो एक एक्यूरेट एज दी जाती है वो होती है 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, जिसको हम एनोमली स्कैनिंग भी कहते हैं, फीटल एनाटॉमिक सर्वे को। और जो ग्रुप बीटा हीमोलाइटिक है ये होगा 35 से 37 हफ्ते में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट वन इज Which of the following organism is the most common cause of early onset neonatal conjunctivitis? तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव एजेंट हैं जो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। GBS मतलब ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस, या फिर ट्राइकोमोनियासिस, या फिर इकोलाई। तो ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर GBS है, जो GBS एक तो रेयरली ही रहेगा। जो क्लेमाइडिया होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्लेमाइडिया। जब प्रेगनेंसी में हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन के लिए एक बैक्टीरिया पूछें तब आपको क्या कहना है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी के कारण कौन सा जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस। क्या है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन रीजन ये है जो हो सकता है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन कॉमन यदि हम बात करें तो क्लेमाइडिया है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कुछ दिनों तक तो बच्चे में असिम्प्टोमेटिक रहेगा, लेकिन आफ्टर दैट बच्चे 1 मंथ की एज में आपको है जो प्रॉपर विजिबल होगा बच्चे की आंखों के यहाँ पे आप देखेंगे तो पानी सा भी आएगा, रेडनेस भी रहेगी। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस। नेक्स्ट वन इज
18-year-old G1P0 presented 30 weeks gestation, complaining of malodorous vaginal discharge. A wet prepared reveals motile flagellated organism. The treatment plan would include which of the following antibiotics? यहाँ पर देखिए जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, G1 मतलब फर्स्ट टाइम ग्रेविड मदर है, प्रीवियस उसकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है, ना प्रीटर्म की, कुछ भी नहीं यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, स्मेली फाउल स्मेली वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। और जब टेस्ट किया गया तो यहाँ पर पता चला कि फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मोटाइल फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मतलब है क्या, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। क्या है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। तो यहाँ पर जो आप एंटीबायोटिक देंगे वो क्या होगा, क्योंकि मोटाइल फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं यहाँ पर फाइंड आउट हुए हैं टेस्ट करने पर। तो यहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, डाइफ्लुकेन या फिर जेंटामाइसिन या फिर बैक्ट्रिम, क्या दिया जाएगा? तो यहाँ पर जनरली जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के लिए, यदि ड्रग ऑफ चॉइस की भी हम बात करें तो वो होती है मेट्रोनिडाजोल या फिर टिनिडाजोल। क्या होगी? मेट्रोनिडाजोल हो सकती है या फिर टिनिडाजोल हो सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द क्लिनिक नर्स नोट्स दैट द फिजिशियन हैड डॉक्यूमेंटेड अ डायग्नोसिस ऑफ herpes zoster in the male client chart. Based on an understanding of the cause of this disorder, the nurse determined that this definitive diagnosis was made following which diagnostic test? तो यहाँ पर किसी क्लाइंट के लिए क्या है, किसी जो आपका क्लाइंट है, डायग्नोस क्या हुआ? herpes zoster सिंगलेंस, जिसको आप कह सकते हैं मेल क्लाइंट है। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो तो आपको पता है, herpes zoster जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करेंगे आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए? पैच टेस्ट, स्किन बायोप्सी, कल्चर ऑफ द लीजन या फिर वूज लाइट एग्जामिनेशन, कौन सा टेस्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर जो अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, herpes zoster में क्या होते हैं, वुंड टाइप के बनेंगे। तो वुंड टाइप के, लीजन टाइप के बनेंगे तो सबसे पहले उन्हीं को लेके है जो फाइंड आउट किया जाएगा कि ये herpes zoster है या कोई और अदर इन्फेक्शन के कारण हुआ है। तो पैच टेस्ट जनरली एलर्जी वगैरह चेक करने के लिए होते हैं। किसके लिए? एलर्जी के लिए। बायोप्सी वगैरह है जो किसके लिए होगी? यहाँ पर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, कुछ कैंसरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है तो इसके लिए तो नहीं होगा ना। पैच टेस्ट एलर्जी के लिए किए जाते हैं। बहुत सारी इंट्राडर्मली है जो निडल इंसर्ट की जाएंगी, उसमें कुछ मटेरियल लेके किस चीज़ से एलर्जी, उसके लिए बायोप्सी होगी आपकी टिश्यूज़ की स्टडी करने के लिए कि कुछ कैंसरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है। और जो यहाँ पर वुड लाइट एग्जामिनेशन है, क्या है? ये जनरली है जो स्किन में इन्फेक्शन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर कल्चर ऑफ द लेजन किया जाए। क्या कल्चर ऑफ द लेजन है जो यहाँ पे किया जाएगा herpes zoster को एज अ कन्फर्मेटरी डायग्नोस के लिए। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर herpes zoster में एक तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान। क्लियर है? वायरल कल्चर वगैरह है जो किए जाएंगे, लीजन प्रोवाइड कर, जो भी लीजन है मतलब पता चलेगा जो herpes zoster है, herpes zoster है ये वेरिसेला जूस्टर नाम के वायरस से होता है। तो यहाँ पर जो चिकन पॉक्स को कॉज भी करता है, तो याद रखें वायरस का नाम herpes zoster और सिग्नल्स, इसका वायरस है वेरिसेला जूस्टर जो सेम चिकन पॉक्स को भी कॉज करता है। तो जिस भी स्किन पे घाव हुए होंगे या लीजन्स है तो वहाँ से पता चलेगा कि ये वायरस कौन सा है। पैच टेस्ट और जो बायोप्सी और जो वुड टेस्ट है सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, in which skin disorder do T cell induce a sudden increase in cytokines leading to hyperplasia of skin cells resulting in raised skin plaques? तो यहाँ पर एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें टी सेल्स क्या है, टी सेल सडनली साइटोकाइन रिलीज करने लगती हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन बनाएंगी कि जो स्किन सेल्स क्या है आपको हाइपरप्लासिया टाइप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो, कौन सा स्किन प्रॉब्लम होगी? डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस या फिर इम्पेटिगो।
तो इम्पेटिगो ये सभी है क्या, ये सभी स्किन प्रॉब्लम है, डर्मेटाइटिस भी, एक्जिमा भी, सोरियासिस भी और इम्पेटिगो। तो यहाँ पर इम्पेटिगो के लिए तो क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ईच माइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या है ईच माइट। अब यहाँ पर जिसमें टी सेल इंड्यूस तो होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज करेंगी, जिसके कारण स्किन पे ईचिंग टाइप तो होगी, काइंड ऑफ हाइपरप्लासिया, मतलब स्किन उठी उठी सी देखने को मिलेगी, वो होता है सोरियासिस। क्या है, सोरियासिस। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, लंबे टाइम तक चलने वाली स्किन प्रॉब्लम है जिसमें हमारा अपना खुद का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होके एक सेल से 2 सेल और 2 से 4 सेल बनाना स्टार्ट करेगा, जो हाइपरप्लासिया की कंडीशन मैंने जस्ट बताई है वही इसमें देखने को मिलेगी, और ये क्या कहलाती है, सोरियासिस। ये अलग अलग टाइप की होती है, इन्वर्स, पॉस्चुलर, ग्यूटेट या सोरियाटिक इरिथ्रोडर्मा। इसमें अपना खुद का जो इम्यून सिस्टम है, जो टी सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज करेंगी कि सेल से 2 से 4, 4 से 6 होंगी, मतलब हाइपरप्लासिया की सेल की जो काउंटिंग है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इम्पेटिगो में इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का है जो मेन रीजन क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी 60%, एंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर थ्रोम्बोफ्लिया। क्या है जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए सबसे कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन जो रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं 60% तक जो मिसकैरेज हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होते हैं। किसके कारण, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण। द फुल फॉर्म ऑफ डैश डाइट इज DASH। DASH आपने नाम पढ़ा है, किसके लिए यूज़ की जाती है, यूज़ की जाती है डैश डाइट हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए। किसके लिए, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए डाइट है जो इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर इस डैश डाइट का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन में है आपको डाइटरी अलाउंसेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी हाइपरटेंशन एड टू स्टॉप, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, या फिर डाइटरी असिस्टेंट टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल 120/80 mm ऑफ Hg क्या है, ब्लड प्रेशर है, उसका बढ़ना 120/80 से ज़्यादा BP होना, वो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर जो डैश डाइट बताई गई है तो इसका फुल फॉर्म होगा डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। क्या है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। मतलब यहाँ पर आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए जिसके कारण, क्योंकि खाने पीने से भी आप अपने BP को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉल्ट इंटेक कम कर दीजिए, लो फैट है जो डाइट आप लीजिए, सोडियम बहुत कम मात्रा में लीजिए, साथ ही साथ फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सबको ज़्यादा ऐड कीजिए। तो यहाँ पर जो डैश डाइट है, क्या है, डैश डाइट है, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो आपका स्वीट्स है, स्वीट्स आप बहुत ही ना के बराबर कर दें, या फिर आप सॉल्ट, शुगर और फैट, इन तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है, कम करना है। तो डैश डाइट यदि आपको पूछा जाए तो डैश डाइट मेन क्या है, आपका BP को कंट्रोल करने के लिए एक अप्रोच है। तो यहाँ पर यदि आप इनमें क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे फुल फॉर्म ही याद रखें। डैश डाइट यूज़ किसके लिए की जाती है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर डैश डाइट प्लान है जो आपको एक बार पढ़ लेना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी डैश डाइट में। तो यहाँ पर डैश डाइट में होता है आपका रिच इन मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बट यहाँ पर आपका सोडियम है जो मिनिमाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मिस्टर राजा हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम OT बाय द PICU नर्स आफ्टर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट अर्ली कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर ये देखिए कोई एक पेशेंट है, नाम यहाँ पे दिया गया है उसका। तो यहाँ पर उसको OT नर्स ने क्या किया है, आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो ग्राफ्टिंग प्रोसीजर हुआ है उसके बाद रिसीव किया है, तो क्या क्या अर्ली कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज इन टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर। तो यहाँ पर एज अ नर्स क्या कॉम्प्लिकेशन आपको प्रिवेंट करना है उस पेशेंट के लिए।
यदि आपने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की तो उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी बाईपास का क्या है, पेशेंट है। तो यहाँ पर कीपिंग हिम फ्रॉम एम्बुलेटिंग अंटिल द डे आफ्टर सर्जरी, कीपिंग हिम कूल विद द लाइट पेशेंट, बॉडी कवर टू प्रिवेंट एलिवेटेड टेम्परेचर, या फिर पोजिशनिंग हिम इन बेड विद पिलो प्लेस्ड अंडर हिज नीज टू इम्प्रूव द वीनस रिटर्न। क्या आप करेंगे? यदि PICU नर्स यहाँ पे कौन सी नर्स आपकी कहलाएगी? तो ये यहाँ पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वाली नर्स होगी। बच्चे की सर्जरी परफॉर्म हुई है, तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है, एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज एंड टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर्स। थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए आप उसको कह सकते हैं कि पैरों की एक्सरसाइज करो, एंड आफ्टर है जो आपको क्या करना है, वापस से बेड पे जाना है। तो यहाँ पर एक किस लिए करवाना है आपको, ताकि बच्चे का जो आफ्टर ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है, लेकिन सर्जरी होने के बाद ही आपको करवाना है, बिफोर सर्जरी नहीं। यहाँ पर आफ्टर सर्जरी आपको बच्चे को हेल्प करनी है कि हर 2 घंटे में थोड़ा सा बेड से नीचे आइए, थोड़ा बहुत वॉक करना चाहें या करें, नहीं तो एक्सरसाइज थोड़ी करानी है। देन आफ्टर बच्चे को अगेन है जो बेड पे भेजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर Mr. Rahul has undergone renal transplant. Which of the following assessment indicate the possibility of organ rejection? तो यदि यहाँ पर किसी पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद है जो कौन सा यहाँ पर सिम्टम बताएगा, इंडिकेशन बताएगा कि ऑर्गन रिजेक्शन हो चुका है, पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गन रिजेक्शन हो चुका है। ऑर्गन रिजेक्शन कब होगा? या तो जो रिसीवर है उसकी बॉडी ने उस ऑर्गन को है जो हमें कह सकते हैं कि एक तरीके से तो क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, या फिर कोई और रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्टम है वो क्या होंगे, सडन वेट लॉस, शॉक, टेंडरनेस और पेन, या फिर पॉलीयूरिया देखने को नहीं मिलेगा। यदि ऑर्गन रिजेक्ट होते हैं तो कुछ केसेस में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, दर्द देखने को मिलेगा, क्या है यहाँ पर टेंडरनेस होगा, या फिर पेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब क्या है, कुछ पॉसिबल जो इंडिकेशन है, सिम्टम्स है या साइन है जो हो सकते हैं कि यदि ऑर्गन रिजेक्शन हुआ है। यदि यहाँ पर इन्फेक्शन होता तो इन्फेक्शन वाला भी साइन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर टेंडरनेस होगी, पेन होगा, ये क्या है, कॉमन है। सडनली वेट लॉस, शॉक और पॉलीयूरिया इसके लक्षण नहीं होंगे। ये सब किडनी फेलियर के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टेंडरनेस, पेन या फिर इन्फेक्शन ये सब हो सकते हैं ऑर्गन रिजेक्शन के। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट टू सेल्फ एडमिनिस्टर द इंसुलिन, द इंस्ट्रक्शन शुड इंक्लूड टीचिंग द क्लाइंट टू। तो यहाँ पर एज अ नर्स है जो आपको क्या कहना है, यदि आप अपने क्लाइंट को इंसुलिन सेल्फ एडमिनिस्टर करने के लिए समझा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें और बतानी है। इंजेक्ट द निडल एट 45 डिग्री एंगल, रोटेट इंजेक्शन साइड, विगोरसली मसाज द एरिया आफ्टर द इंजेक्शन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ऑप्शन सी है वो नहीं होगा, इसीलिए डी भी नहीं होगा। अब आपके पास बचते हैं 2, क्योंकि इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद इंसुलिन का विगोरसली मसाज है जो नहीं करना है। और यहाँ पर सबको पता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन कितने डिग्री पे दिया कौन से रूट से दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया जाता है किसमें, सबक्यूटेनियस रूट में। किसमें, सबक्यूटेनियस रूट में। और सबक्यूटेनियस रूट का जो एंगल है वो कितना होता है, कितना होता है, आप लोग भी यहाँ पे मार्क कीजिए। तो सबक्यूटेनियस रूट जो इंजेक्शन दिया जाता है वो 45 से 90 डिग्री का ही रहेगा, लेकिन मेनली यहाँ पर इंजेक्शन की साइड रोटेट करने को कहना है, क्योंकि एक जगह यदि इंजेक्शन लगाया जाता है तो पेशेंट को जो लिपोहाइपोट्रोफी या फिर जो फैटी एरिया है जहाँ पर वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वहाँ पर है जो बम्प टाइप से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए क्या कहना है कि जिस जगह आज आपने इंसुलिन लगाया उसके थोड़ा सा आगे पीछे है जो आप लगाइए। नेक्स्ट वन इज a lethargic client who has fever, vomiting, headache and nurse has to prepare him for which one of the following procedure। यदि पेशेंट थका हुआ है, बुखार है, वॉमिटिंग है, सिर दर्द हो रहा है, तो एज ए नर्स आप उसके लिए कौन सा प्रोसीजर कराएंगे, ब्लड कल्चर, लंबर पंचर, CAT स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड फीवर वाले में नहीं होगा, यदि डायरिया वगैरह होता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ पर हेडेक भी हो रहा है, बुखार भी है और फीवर भी है और पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इन दैट केस पेशेंट को सभी लक्षण किसकी तरफ लेके जा रहे हैं,
मेनिंजाइटिस की तरफ, किसकी तरफ, मेनिंजाइटिस की तरफ। तो मेनिंजाइटिस में ब्लड कल्चर से काम नहीं चलेगा, CSF चेक करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है वो होता है लंबर पंचर और स्पाइनल टेप। कौन सा, लंबर पंचर और स्पाइनल टेप। यहाँ पर L4 to L5 वर्टिब्रा है जो कॉमनली यूज़ की जाती, लंबर 4 to लंबर 5 है जो यहाँ पे कॉमनली यूज़ की जाने वाली वर्टिब्रा है। ए एग्जाम में आपको आता ही आता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टू ट्रीट एल्कोहलिक क्लाइंट द ड्रग ऑफ चॉइसेस। यदि मरीज शराबी है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। ऑप्शन में है आपके हेलोपेरिडोल, डाइजेपाम, फ्लॉक्सिटिन या फिर डाइसल्फ्राम। सभी मेडिसिन किसी ना किसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो हेलोपेरिडोल हो, फ्लॉक्सिटिन हो या डाइसल्फ्राम हो। तो यहाँ पर जो ड्रग दी जाती है एल्कोहलिक पेशेंट के लिए वो होती है डाइसल्फ्राम, जिसको हम एज अ डिटरेंट एजेंट भी कहते हैं। आपने साइकेट्रिक में पढ़ी होगी ये ड्रग एल्कोहलिक क्लाइंट के लिए। यदि और क्वेश्चन की हम बात करें तो एल्कोहलिक क्लाइंट में आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स पूछे जाते हैं। यदि किसी शराबी की शराब छुड़वा दी जाए तो उसकी बॉडी जो लक्षण प्रेजेंट करेगी वो कहलाएंगे क्या, विथड्रॉवल सिम्टम। विथड्रॉवल वाली बात हो रही है तो यहाँ पर पेशेंट को कोर्साकॉफ साइकोसिस भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, तब दिया जाता है क्या, थायामीन। नेक्स्ट इज डेलीरियम इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इंक्लूडेड इन, डेलेरियम डिमेंशिया दोनों पढ़े हैं तो यहाँ पर डेलेरियम पूछा है जो कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, बट ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से, पर्सनालिटी या फिर ईटिंग डिसऑर्डर से। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा डेलीरियम, तो डेलीरियम बिलोंग करता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से। किससे, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से। डिमेंशिया आपने पढ़ा है, डिमेंशिया और डेलीरियम। तो यहाँ पर डेलीरियम और डिमेंशिया के बीच के यदि डिफरेंस हम बात करें, क्या है, जो यहाँ पर डेलीरियम है और डिमेंशिया है, इसका यदि हम क्या करें, डिफरेंस की बात करें तो डेलीरियम और डिमेंशिया में डेलीरियम क्या होता है, सडनली होगा, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है या फिर कुछ इंजरी हो सकती है ब्रेन में या फिर कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। लेकिन डिमेंशिया देखने को मिलता है जो ओल्ड एज पर्सन होंगे और ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा, क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म तक भी देखने को मिल सकता है। जो डिमेंशिया की प्रोग्रेशन होती है बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू डेलीरियम के। तो वही जैसा मैंने कहा कि डेलीरियम किसी इंजरी के कारण हो सकता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, आफ्टर दैट ठीक हो जाएगा। लेकिन डिमेंशिया है जो धीरे धीरे बढ़ते ही इसकी कंडीशन देखने को मिलती है, बढ़ते ही जाएगी और इसके जो प्रोग्रेशन है वो स्लोली होगा लेकिन बहुत वर्स्ट होगा, बहुत वर्स्ट होगा। नेक्स्ट वन, प्राइमरी सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया इंक्लूड्स आर, तो सीजोफ्रेनिया के प्राइमरी सिम्टम क्या है, 4A ब्यूलर सिम्टम भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सिम्टम है सीजोफ्रेनिया के वो कौन से होंगे, एसोसिएटिव लूजनेस, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सीजोफ्रेनिया के जो यहाँ पर सिम्टम है वो सभी होंगे, क्या होंगे, ये सभी होंगे। 4A ब्लूलर सिम्टम भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सीजोफ्रेनिया यदि होता है तो इसके ट्रीट होने के चांसेस कम होते हैं, क्या है, इसके चांसेस कम होते हैं। इसके पॉजिटिव सिम्टम भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम होते हैं यदि, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के थ्रू है जो थोड़ा बहुत है आप पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इसकी प्रोग्रेशन की तो सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस किन में रहते हैं, कॉमनली 21-22 साल के बाद है जो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकेट्रिक। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए है जो कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था, सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि मैम ने दे क्या दिया है। साइकेट्रिक के फादर पूछे थे मैंने, साइकोलॉजी के नहीं पूछे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में था अल्बर्ट आइंस्टाइन, फिलिप पेनेल, अगस्ट कॉम्टे या फिर सिगमंड फ्रूड। तुम सब ने आंसर दे दिया सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड नहीं थे भाई, यहाँ पर कौन थे, फिलिप पेनेल। कौन थे, फिलिप पेनेल, जिसको फादर ऑफ साइकेट्रिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन है ईसीटी इज रिफर्ड एज। ईसीटी क्या है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट क्लास भी ली थी आपको। सोमेटिक थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो मतलब बिहेवियर पे तो काम नहीं करेगा यदि आप करंट लगा रहे हैं दिमाग पे, नए साइकोलॉजी
यहाँ पर है ना ऑक्यूपेशनल, ये कहलाती है सोमेटिक थेरेपी। क्या है? सोमेटिक थेरेपी। इसके मैंने आपको टाइप, कितना करंट, कितने वोल्ट का, किस पेशेंट को कब और किसको नहीं देना है, हर एक चीज़ ईसीटी की आपको एक सेपरेट क्लास में भी मे बी 25 और 1 मंथ पहले है जो आपको पढ़ाई है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी ऐड कर दी जाएगी, जिससे आप पूरा प्रॉपर ईसीटी पढ़ लें। ईसीटी में से आपके 20 क्वेश्चन तक बनते हैं। ईसीटी कब दी जाती है? जब पेशेंट के ऊपर कोई भी एंटी साइकेट्रिक ड्रग हैं जो काम ना करें, तब ईसीटी एक ऑप्शन बचता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट में, मैनिया वालों में यूज़ की जाती है, बाइपोलर में यूज़ की जाती है। लेकिन यदि उनकी मेडिकेशन से वो रिकवर होते हैं, देन ईसीटी नहीं देना है। तो ईसीटी देने किसको नहीं देना है? जिनका आईसीपी बढ़ा हुआ, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो इनको भी ईसीटी देना है, जो अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से इंसेन होना। तो ल्यूनेसी एक्ट है जो कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1947 में, 1987, 1912 या फिर 1985 में। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है जो कब आया था? एक्ट आया था कब? 1912 में। कब आया था? 1912 में। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग रेडी रहिए इस तरीके की आपको डेली नई नई क्वेश्चन की, और सभी आपको क्लासेस मिक्सड अप रहेंगी। तो यहाँ पर जिनका राजस्थान के लिए एग्ज़ाम है, मैं उनको बता दूँ कि अभी जो हाल फिलहाल में सिलेबस आपका आ गया है, पहले भी आ गया था, बट जिन्होंने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। आपको इस बार नॉन नर्सिंग भी अच्छी खासी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन जो नर्सिंग आनी है वो ज़्यादा मार्क्स की आनी है, और सभी सब्जेक्ट आपके कवर होके आना है। नेक्स्ट वन इज चाइल्डहुड डिसऑर्डर नोन एज एन्यूरेसिस। तो ये एन्यूरेसिस जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, मतलब बचपन में होने वाली प्रॉब्लम है, क्या है? स्लीप वॉकिंग, स्टैमरिंग, लैक ऑफ बाउल कंट्रोल या फिर बेड वेटिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है? बेड वेटिंग, बिस्तर में सूसू करना। बाउल कंट्रोल मतलब यहाँ पर कहलाता है एनकोप्रेसिस। क्या कहलाएगा? एनकोप्रेसिस। स्लीप वॉकिंग क्या है यहाँ पर? स्लीप वॉकिंग होता है, एक होता है स्लीप टॉकिंग होता है। स्लीप वॉकिंग को क्या कहा जाता है? सोमनावुलिज्म। क्या है यहाँ पर? सोमनावुलिज्म। यदि स्लीप टॉकिंग की बात करें हम, तब क्या कहलाएगा? स्लीप वॉकिंग एंड स्लीप टॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी बहुत सारे लोगों में देखेंगे आप, वो कहलाती है क्या? सोमनावुलिज्म। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट क्वांटेंट आईक्यू, मतलब यहाँ पर आईक्यू लेवल लेस देन 20 है, तो क्या है? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन या फिर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या कहलाएगा? यदि आईक्यू लेवल कितना हो? 20 से कम हो, लेस देन 20 हो, तो यहाँ पर ये क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन। क्या है? मेंटल रिटार्डेशन में यदि आईक्यू लेवल बिलो 20 बताया जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब सबसे वर्स्ट कैटेगरी की मेंटल रिटार्डेशन। और ऐसे केसेस में पेशेंट को डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। माइल्ड की हम बात करें तो माइल्ड में जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है 50 से 70। कितना? 50 से 70। फिर आता है मॉडरेट, तो यहाँ पर होता है 35 से 50। कितना? 35 से 50। फिर यहाँ पे आपका यदि बिलो 20 चला गया, मतलब है क्या हो गई? बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई। और सीवियर की बात करें हम तो 20 to 35। यहाँ पर ये क्या हो गए? आईक्यू लेवल यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। यदि हायर जो फर्स्ट होता है कितना? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ पे पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉडरेट होता है, तब आपको पेशेंट को टाइम टू टाइम ओपीडी में चेकअप ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी में यदि जब पर्सन जाता है, तो उसको घर पे आप रख के ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज द TNAI वॉज एस्टाब्लिश्ड इन। TNAI मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है यहाँ पर? ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर TNAI की स्थापना है जो कब की गई थी? ऑप्शन में है 1908, 1947, 1950 या फिर 1978।
तो यहाँ पर जो ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1908 में, 1908 में। कब हुई थी? 1908 में। नेक्स्ट वन इज लिथोटोमी पोजीशन इज यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑन। लिथोटोमी पोजीशन है जो किस ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है? वेजाइनल, पेरिनियम, एनल कैनाल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपने दो ऑप्शन देखे। आपको कई बार बताया गया है कि जितने भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं उसके लिए मोस्टली लिथोटोमी पोजीशन है जो यूज़ की जाती है। मैं यहाँ पे पोजीशन भी ऐड कर देती हूँ। पोजीशन, और इसका इस्तेमाल मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चेक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वेजाइनल और पेरिनियल तो होगी, साथ में एनल केयर के लिए भी इसका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। तो लिथोटोमी किस सर्जरी या ऑपरेशन के लिए यूज़ होगी? सभी के लिए, वेजाइनल, पेरिनियम, या फिर हम ये कह सकते हैं सर्वाइकल या फिर डिलीवरी के लिए। तो इन सभी के लिए कौन सी पोजीशन इस्तेमाल होगी? तो वो होगी लिथोटोमी पोजीशन। नेक्स्ट वन, बर्थ वेट यूजुअली गेट्स डबल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे का वजन डबल किस उम्र में हो जाएगा? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में। तो यदि बच्चे का वजन है जो जन्म के समय 2.5 kg है तो वो वजन डबल हो जाता है जनरली 5 से 6 महीने की उम्र में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? 5 to 6 मंथ में। और यदि ट्रिपल की बात करें हम, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल की बात करें हम, तो वो हो जाता है कितने में? 12 मंथ में। डबल मतलब 6 महीने में, ट्रिपल 1 साल में। नेक्स्ट वन, बेबीज यूजुअली अचीव नेक होल्डिंग एट द एज ऑफ। बच्चे अपनी नेक होल्ड करना किस उम्र में स्टार्ट कर देते हैं? 2 महीने में, 3 में, 5 में या 6 में। 6 मंथ की एज में बच्चे हैं जो बैठना स्टार्ट कर देते हैं विद सपोर्ट के। लेकिन यहाँ पर नेक होल्डिंग की बात की जा रही है तो बच्चे जनरली नेक होल्ड स्टार्ट करते हैं 3 मंथ में। कितने में? 3 मंथ की एज में। बिफोर दैट आप ट्राई भी ना करें, बच्चे की जो नेक के यहाँ पर जो भी मसल्स वगैरह है वो भी वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वॉज डेवलप्ड जॉइंटली द WHO एंड यूनिसेफ एंड लॉन्च्ड इन द ईयर। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या है? BFHI इनिशिएटिव लिया गया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और WHO का जेनेवा में है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो BFHI के तहत यहाँ पर BFHI को लॉन्च कब किया गया था? तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कब? 1991 में, 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। और इसके हिसाब से क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के 10 है जो मेन स्टेप रखे गए थे। क्या है? 10 मेन स्टेप रखे गए थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी रिटर्न में होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पर हेल्थ केयर स्टाफ को भी ट्रेंड होना चाहिए। माँ को है डमी पर प्रोसीजर करके दिखाना कि कैसे बच्चे को फीड कराएं। विदिन 1 आवर के अंदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाना है। प्रैक्टिस रूमिंग कराना है 24 आवर डे के लिए, मतलब माँ बच्चे को 24 घंटे एक ही रूम में रखना है। तो यहाँ पर ये सभी किसके पॉइंट्स थे? ये थे BFHI के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के, जिसमें कोई भी पेसिफायर यूज़ नहीं करना है, ना आर्टिफिशियल कुछ टेस्ट बच्चे को कराना है, और यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है। सभी चीज़ें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की किस पर बेस्ड थी? ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक आपने पढ़ा है, तो अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट क्या हैं? ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अंडर 5 क्लिनिक में जो आउटर जो ट्रायंगल है वो क्या बताता है? हेल्थ एजुकेशन। जो इनर ट्रायंगल है वो बताता है क्या? फैमिली प्लानिंग। टोटल यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? 5। केयर एंड इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस है, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन भी है, और प्रिवेंटिव केयर। तो 5 कंपोनेंट्स किसके हैं? अंडर 5 क्लिनिक के। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर। तो ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है? 4 मिल्क, हाइंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क, या फिर दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क ट्रांजिशनल भी होता है, मैच्योर भी होगा, 4 मिल्क भी होता है और हाइंड मिल्क भी होगा।
और जो शुरुआती ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट होता है आफ्टर द बच्चे की डिलीवरी, वो कहलाता है क्या, कोलेस्ट्रम, जो कि शुरू के 1 या 2 दिन ही रिलीज होता है। आफ्टर दैट ये बाकी के मिल्क आपके रहेंगे ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। तो ये सभी टाइप हो जाएंगे, क्या होंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, एंटीरियर फॉन्टेनेल गेट क्लोज्ड बाय द एज ऑफ। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के बीच का डिफरेंस भी हमने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनेल है, ये क्लोज होते हैं लेट मतलब 1.5 साल की उम्र तक, 1 साल से 1.5 साल की उम्र तक। और जो पोस्टीरियर होते हैं वो जनरली इनिशियल 6 वीक की एज में तक बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल की एज कही जाए तो 1.5 साल तक और 12 महीने से लेकर 18 महीने तक। नेक्स्ट इज फ्लैग साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है, हाइड्रोसेफेलस में, मरासमस, क्वासियोरकर या फिर मेनिंजाइटिस में। तो यहाँ पर इन सभी डिसीज़ के अपने अपने क्लासिकल साइन है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, CSF ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, CSF इंक्रीज होगा, बच्चे का सिर कैसा होगा, लार्ज साइज हेड होगा। और इसमें साइन देखने को मिलता है पॉट साइन। बच्चे का सिर यदि आप टच करके देखेंगे तो जैसे मटके का साउंड होता है वैसे आएगा। मरासमस मतलब बच्चा सिकुड़ा हुआ, एक तरीके से हम कहें मरासमस का मतलब क्या होगा, बच्चा बहुत ही थिन रहेगा, कोई फैट वैट कुछ भी नहीं होगा। क्वासियोरकर में बच्चा कैसा होगा, फूला हुआ टाइप रहेगा। मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो मरासमस और क्वासियोरकर दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, जिसको हम मेनिंग्स कहते हैं, उसमें होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। इसके साइन सिम्टम होते हैं हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन एंड फीवर। तो यहाँ पर फ्लैग साइन देखने को मिलता है हेयर में, बच्चे के हेयर झंडे टाइप से देखने को मिलेगा, तो उसको कहा जाता है फ्लैग साइन। और देखने को मिलता है किसमें, क्वासियोरकर वाले पेशेंट में। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इन यूनिट अकरिंग विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज नोन एज। तो बच्चे में यदि जन्म लेने के विदिन 24 घंटे के अंदर यदि जॉइंटिस देखने को मिले तो वो क्या है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस, कौन सा जॉइंटिस कहलाएगा, यदि विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ के बच्चे में जॉइंटिस देखने को मिल जाए। विद इन 24 आवर की बात हो रही है, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बात हो रही है, मतलब क्या है, वो होगा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलता है जनरली आफ्टर 24 घंटे के बाद, कितना, 24 घंटे के बाद। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा क्यों, क्योंकि बच्चे में यदि हो सकता है कि कुछ इंटरनल कुछ जो प्रॉब्लम्स बच्चे को रही और ऐसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में बच्चे को इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न पता करना होता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या रही हैं जिसके कारण जॉइंटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यदि 24 घंटे के बाद तो हो रहा है, मतलब ठीक है, पाम येलो देखने को मिलेंगे। डॉक्टर आपको एडवाइस भी करते हैं कि 2-3 दिन के बाद आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा येलो रहेगा, लेकिन जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर ही यदि बच्चा येलो देखने लगे देन बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाएगी, जो एक क्लासिकल ट्रीटमेंट कंसीडर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को फोटोथेरेपी भी दी जाएगी। और यदि बिलिरुबिन लेवल 5 mg/dl से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जो कि 0.2 mg/dl के पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये जॉइंटिस बच्चे को 14 दिनों तक भी है, जो 14 दिनों के बाद तक भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है यदि पैथोलॉजिकल डेवलप हो रहा है। तो फिजियोलॉजिकल है जो अपने आप 2 वीक के अंदर है जो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक और असाइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज़ का मतलब है यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। तो यहाँ पर साइनोटिक हार्ट डिसीज़ में 4 डिसीज़ इकट्ठी होती हैं एक ही डिसीज़ में। तो ऑप्शन है यहाँ पर आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो कौन सी डिसीज़ है वो होगी आपकी क्या, टेरेटोलॉजी ऑफ, क्या है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें हार्ट का शेप कैसा देखने को मिलता है, बूट शेप। हार्ट का शेप एक्सरे किया जाएगा तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, बूट शेप। तो यहाँ पर एक क्या होगा, साइनोटिक हार्ट डिसीज में आएगा आपका टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें टोटल 4 डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से, VSD, क्या क्या, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट,
ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस के अलावा एक और होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये 4 है जो डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं किसमें? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर एएसडी, पीडीए और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो होती है आपकी क्या? आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। क्या है? आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर इलेक्टेड इन मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में कौन से साइन है जो और ज़्यादा बड़े हुए देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में कर्निंग साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो साइन देखने को मिलेंगे वो दोनों होते हैं। कर्निंग्स भी होता है, ब्रुजिन्स्की भी होगा, हेडेक भी होगा, नचल रिजिडिटी भी होगी। तो ये सब साइन किसके? मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यूनेट। यदि बच्चे में न्यूनेट में यदि डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से साइन देखने को मिलेंगे? डिप्रेस्ड फॉन्टेनेल, वल्जिंग फॉन्टेनेल, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। क्या देखने को मिलेगा? यदि बच्चे को क्या हो गया है? डिहाइड्रेशन हुआ है न्यूनेट को। न्यूनेट मतलब 28 डेज से कम दिनों का भी बच्चा है, तो यहाँ पर उसको साइन होगा क्या? फॉन्टेनेल डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। कैसे? डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। वल्जिंग फॉन्टेनेल देखने को मिलते हैं हाइड्रोसेफेलस में। किसमें? हाइड्रोसेफेलस में, मतलब आगे की तरफ वल्ज रहेंगे, लार्ज साइज होगी हेड की, लेकिन डिप्रेस्ड रहेंगे किसमें? डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट वन, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस अकर्स इन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस कब देखने को मिलेगी? बिफोर 72 आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 72 आवर ऑफ बर्थ, या फिर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, या फिर बिफोर 12 आवर ऑफ बर्थ। लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस देखने को कितने घंटे के बाद मिलेगी? यदि इनिशियल विद इन 24 आवर कहेंगे हम तो लेट नहीं होगा, अर्ली ही होगा। तो यहाँ पर यदि लेट की बात की जा रही है तो लेट में क्या होगा? लेट में होगा आपका, यदि न्यूनेटल सेप्सिस 2 ग्रुप में रहेगी। यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हुई है। देखिए, यदि न्यूनेटल सेप्सिस की हम बात करें तो एक होता है आफ्टर बर्थ के बाद देखने को मिलेगा, एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, दूसरा होता है लेट ऑनसेट सेप्सिस। तो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में होगा क्या कि कितने घंटे के अंदर हो जाए? यदि 72 घंटे के अंदर, कितना? 72 घंटे के अंदर, कुछ केस में 7 दिनों के। लेकिन यदि 72 घंटों के बाद होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लेट। क्या कहेंगे? लेट कहेंगे। यदि आफ्टर 72 आवर हो रहा है, लेकिन बिफोर 72 हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ली ऑनसेट। क्या है? अर्ली ऑनसेट सेप्सिस। लेकिन यदि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस की, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आफ्टर 72 घंटों के अंदर यदि सेप्सिस डेवलप हो रही है तब। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ मेनली काम किसके लिए करता है? बच्चों की एजुकेशन के लिए। किसके लिए? बच्चों की एजुकेशन के लिए। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क पे है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये पिछले 75 सालों से काम कर रहा है। कितने? 75 ईयर से कंटिन्यूस है जो काम कर रहा है यूनिसेफ। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जो अलग अलग कंट्रीज़ में बच्चे हैं, जैसे कहीं पे युद्ध वगैरह होता है तो उन सब के लिए कौन काम करता है? यूनिसेफ। तो यहाँ पर यूनिसेफ की जो यदि हम बात करें तो यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर कौन रह चुकी हैं? प्रियंका चोपड़ा। क्या है? प्रियंका चोपड़ा हैं जो ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं तो, जो कि 2016 से यहाँ पर यदि, क्योंकि हमारे इंडिया के रिगार्डिंग यदि आपको पूछ लें कि इंडिया की तरफ से यूनिसेफ की एम्बेसडर कौन रही हैं तो प्रियंका चोपड़ा, जो कि 2016 से हैं। नेक्स्ट वन,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर फर्स्ट। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं, ना पानी ना कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक की जाती है? 6 मंथ तक। आफ्टर 6 मंथ के बाद जो फूड वगैरह स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वीनिंग। क्या कहेंगे? वीनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड। लेकिन इसके साथ भी यदि मदर की इच्छा हो, मदर चाहती है तो अपने बच्चे को 2 ईयर्स तक है जो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बट आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चा ओनली ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको वीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो सभी सिम्टम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। अनासार्का, हाइड्रोसेफेलस, प्रोटीन यूरिया या फिर हाइपर एल्बुमिनिया। हाइपर एल्बुमिनिया का मतलब एल्बुमिन लेवल का है जो ज़्यादा होना, जो कि एक प्रोटीन है। तो ये देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। प्रोटीन यूरिया भी होता है। एनासार्का देखने को भी मिलेगा। एनासार्का का मतलब होता है जिसमें एडिमा एक तरीके से क्या है, यहाँ पर आप इसको या तो स्वेलिंग कह सकते हैं या एडिमा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है क्लासिकल साइन है एडिमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्बुमिनिया, लेकिन हाइड्रोसेफेलस देखने को नहीं मिलेगा इसमें। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन कैन ड्रॉ द सर्किल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे किस उम्र में एक सर्किल बना सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में। तो इस पर तो आप इवन अपने घर के आसपास जो भी बच्चे उनसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी इस चीज़ को याद कर लें तो बेस्ट होगा। तो होता है 3 साल की उम्र में। विदाउट 3 साल के बच्चों की जो ग्रिपिंग है उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो सर्किल नहीं बना पाएंगे। होल्ड कर लेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट से आप बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सर्किल होगा वो 3 साल की उम्र में ही बना पाएंगे। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर टेम्पररी रिफ्लेक्सेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिफ्लेक्सेस क्या है? टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? फिर एंड हो जाएंगे। लेकिन कौन सा नहीं होगा? ब्लिंकिंग, रूटिंग, मोरो रिफ्लेक्स या फिर डॉल्स आई रिफ्लेक्स। सभी रिफ्लेक्स समय के साथ क्या हो जाते हैं? सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिंग है, आँखों का ब्लिंक करना, वो इवन आपकी आँखों के सामने भी कोई कुछ लेके आ जाए तो आपकी आँखें क्या हो जाएंगी? ब्लिंक हो जाएंगी। लेकिन रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करें हम, यहाँ पर ब्रेस्ट, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं? ब्रेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पेशली बच्चे जब 1 मंथ और 2 मंथ के हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये भी आपका बच्चे की उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर बच्चे का यहाँ पर क्या आता है? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स मतलब कुछ होल्ड करने की कोशिश करें। तो ये सभी रिफ्लेक्स अपने आप है जो सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन ब्लिंकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट इज 3 C's observed in tracheoesophageal fistula include all of the following except। तो यहाँ पर ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है? 3 C's हैं। कौन सा C है जो नहीं होगा? सिरोसिस, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है? ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला के जो 3 C हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। फिस्टुला में कफिंग होगा, चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ नहीं होगी वो क्या होगी? सिरोसिस। क्या होगा? सिरोसिस यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या कहलाएगा? आपका आंसर होगा क्या? सिरोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया आपका जो वाइंड पाइप है, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप हो गया। यदि इन दोनों के बीच में कुछ, फिस्टुला का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग, तो यहाँ पर चोकिंग भी होगा, खांसी भी आएगी, साइनोसिस भी होगा। चोक होगा तो साइनोसिस होना कॉमन सी बात है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ होगा, लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्या होगा? रिकेट्स। क्या देखने को मिलेगा? रिकेट्स। स्कर्वी होता है सी की कमी से। पेलाग्रा होता है नियासिन इसकी कमी से, नियासिन की कमी से। इसके 4D सिम्टम्स भी होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। लास्ट इज द डेथ। नेक्स्ट वन, वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी मेनोपॉज
इफ सी हैज़ एक्सपीरियंस सेजेशन ऑफ हर मेंसेस फॉर पीरियड ऑफ, यदि किसी महिला को मेनोपॉजल वुमेन कहा जाता है तो उसके पीरियड्स कितने समय से स्टॉप है, सजेस्ट है मतलब स्टॉप है, कितने टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं, 6 महीने से, 12 महीने से, 18 महीने से या फिर 24 महीने से। तो यदि किसी क्लाइंट को मेनोपॉजल वुमेन में कंसीडर किया जा रहा है आपकी, मतलब उसके पीरियड्स लास्ट 12 मंथ से नहीं आए हैं, कितना, लास्ट 1 साल से नहीं आए हैं, और मेनोपॉज के लिए उम्र होती है 50 साल से 55 साल के बीच में। किसी किसी में कुछ यदि जो हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह लेते हैं जैसे कि थायराइड वाले हो गए, उनके 50 साल के पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स भी प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी महिला में बात की जा रही है कि मेनोपॉजल वुमेन कंसीडर होती है वो, लेकिन जब उसके पीरियड्स लास्ट 1 ईयर से ना आए हो। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग सिटिंग द वेट ऑफ द होल बॉडी बियर्स ऑन, हमारे शरीर का पूरा भार कहाँ पे होता है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज पर, इलियाक क्रेस्ट, इस्चियल स्पाइन या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी हम बैठते हैं, क्या है, जब भी हम बैठते हैं ड्यूरिंग द सिटिंग, तो हमारे पूरे शरीर का भार होता है, यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है, वेट होता है, पूरे शरीर का वजन की हम बात करें तो कहाँ पे होगा, ग्रीन वाले पोर्शन के यहाँ पर, इसको कहा जाता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। तो यहाँ पर हम बैठने के दौरान यदि वजन की बात करें तो पूरी बॉडी का वजन कौन बियर करेगा, इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज। नेक्स्ट वन, द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्सेस, तो सर्विक्स पूरी डायलेट कितने सेंटीमीटर होती है, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 या फिर 12 सेंटीमीटर। तो यदि हम सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करें तो सर्विक्स टोटल पूरा फुली डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। और डायलिटेशन देखने को कब मिलता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, इसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है। जो लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहली में तो सर्विक्स डायलेट होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके, यहाँ पर क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है यहाँ पर आपका, वो कहलाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है आपकी क्या, सेकंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं बेबी एक्सपल्सन। सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्सन तक की स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज। फिर आती है आपकी थर्ड, जिसमें आपका क्या आता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटल स्टेज भी हम कहते हैं, इसमें प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपल्सन होता है। फिर होती है फोर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। इसमें माँ और बच्चे दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि प्लेसेंटा विदिन 15 से 30 मिनट, 15 to 30 मिनट है जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, यदि बाहर नहीं आता है तब इसको क्या कहा जाता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, विच डेसिडुअल लेयर्स इन द लेटर स्टेज फॉर्म्स प्लेसेंटा। तो डेसिडुअल, आपको डेसिडुअल पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम का नाम दिया जाता है क्या, डेसिडुआ। डेसिडुअल लेयर मतलब एंडोमेट्रियल लेयर। तो एंडोमेट्रियल लेयर और डेसिडुअल लेयर का कौन सा पार्ट है जो प्लेसेंटा बनाने का काम करता है, डेसिडुआ बेसिले, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस, डेसिडुआ पैराइटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेसिडुआ नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और इसका जो लेयर है वो है कौन सी, डेसिडुआ बेसिलाई, जो कि क्या करती है, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज, Which type of lochia should the nurse expect to find in a client on second day of postpartum? दूसरे दिन पोस्टपार्टम के कौन सा लोचिया है जो यहाँ पर नर्स है जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एक्सपेक्ट करेगी कि ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन में फाउल स्मेलिंग लोचिया, लोचिया रूब्रा, लोचिया एल्वा या फिर लोचिया सरोसा। लोचिया देखने को, लोचिया का मतलब क्या है, आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो रूब्रा, अल्वा, सिरोसा। तो रूब्रा है जो इनिशियल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, इनिशियल पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो इनिशियल 2 to 3 डेज तक यही होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, इसमें क्लॉट्स भी होंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर पेन ऑन पोस्टपार्टम डे 2।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ आफ्टर पेन। तो यहाँ पर यदि आपकी क्लाइंट क्या कह रही है, यदि आपकी क्लाइंट है जो कह रही है कि आफ्टर डिलीवरी हो गई है, क्लाइंट कंप्लेन कर रही है पोस्टपार्टम डे 2 है, मतलब डिलीवरी हो गई है, पोस्टपार्टम डे है तो, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा दर्दफुल कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉटल फीडिंग, डायबिटीज़, मल्टीपल जेस्टेशन या फिर प्रीमी पैराइटी। यदि बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद का टाइम कहलाता है पोस्टपार्टम, लेकिन उसको दूसरे दिन, पोस्टपार्टम के दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है उन दर्द की, तो वो कहलाएगा मल्टीपल जेस्टेशन। हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि एक और बच्चा है जो गर्भ में हो, एक और फीटस अंदर हो, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हों, क्योंकि ना तो यहाँ डायबिटीज़ के कारण होंगे, ना बॉटल फीडिंग, ना प्रीमी पैराइटी के कारण। यहाँ पर यदि ऑप्शन की बात करें तो मल्टीपल जेस्टेशन यहाँ पे है जो आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO द वेट ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न वुड बी, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्दी न्यूबॉर्न का वजन कितना होना चाहिए, 3 kg, 2.5 kg, 2 kg या फिर 4 kg, कितना वजन होना चाहिए एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का। तो एज़ पर WHO के इंडियन बेबीज़ और सभी बेबीज़ का वजन 2.5 kg तक है जो होना चाहिए। यदि इससे कम होते हैं, बिलो जाते हैं बच्चे, तब वो क्या कहलाते हैं, LBW, लो बर्थ वेट बेबीज़। नेक्स्ट इज आइडल टाइम फॉर कॉपर्टी इंसर्शन इज, तो यदि कॉपर्टी इंसर्ट करने का एक आइडियल टाइम पूछा जाता है तो क्या होगा, 2 to 3 days फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन, 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 2 to 3 days प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर एक आइडल टाइम कॉपर्टी के लिए होता है ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड। क्या है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि इस दौरान है जो यूट्रस है आपकी, क्या होती है, इस दौरान यूट्रस आपकी एज हम ये कह सकते हैं कि डायलिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 2 से 3 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन में करवाना सबसे बेस्ट टाइम है जो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ओरल पिल ऑफ गवर्नमेंट सप्लाई, तो भारत में अलग अलग हॉस्पिटल में जो पिल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, तो वो कौन सी हैं, माला डी, माला एन, प्रोजेस्टोन ओनली पिल या फिर पोस्ट कॉइटल पिल। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पिल सप्लाई की जाती है होती है माला एन, कौन सी, माला एन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। माला डी भी है, लेकिन इनको है जो 5-10 रुपये में बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन माला एन क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की जाने वाली ओरल पिल्स। यदि हम यही पिल्स बात करें, माँ यदि फीड कराती है तब बच्चे को, यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, मतलब यहाँ पर क्या है, लैक्टेटिंग मदर में यदि पिल की बात की जाए तो वो ओनली यूज़ कर सकती हैं क्या, मिनी पिल्स। क्या है, मिनी पिल्स। नेक्स्ट वन, द नर्स इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ स्टिल बॉर्न इन्फेंट्स। द नर्स इज अवेयर दैट अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैन बी ऑर्डर्ड फॉर दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही है स्टिल बॉर्न इन्फेंट की, स्टिल बॉर्न इन्फेंट का मतलब है कि बच्चा क्या हुआ है, यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो गई, क्या है, डेड है जो फीटस रहा है, डेड फीटस का मतलब होता है स्टिल बॉर्न इन्फेंट, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। यदि हिस्ट्री रही है आपकी क्लाइंट की, तो एज अ नर्स जब आप अपने पेशेंट का NST करते हैं तो किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है, डिटरमाइन द लंग मैच्योरिटी, मेजर द फीटल एक्टिविटी, सो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीटल हार्ट या मेजर द वेलबींग ऑफ फीटस। तो यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही स्टिल बर्थ इन्फेंट की, तो ऐसे केस में बच्चा जो अभी रिसेंट में आप बच्चे के लिए NST कर रहे हैं अपनी क्लाइंट का, आपको अवेयर रहना है कि बच्चे की जो फीटल एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या नहीं, इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियसली यदि हिस्ट्री इस तरीके से रहती है, इसीलिए जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, आप अपने क्लाइंट की केयर करते हैं, तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है असेसमेंट में, हिस्ट्री कलेक्ट करना, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों तरीके के डेटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पर रीज़न यही है कि प्रीवियस बच्चे डेथ हो गए हैं, स्टिल बर्थ पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फीटल एक्टिविटी है जो चेक करनी है। नेक्स्ट वन, प्रोसीडेंसिया मीन्स, प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या है, फिस्टुला, यूट्राइन प्रोलैप्स, पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स। प्रोसीडेंसिया
नाम यहाँ पे आपको सुना सुना लग रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया था जो रिसेंट में ESIC का UPSC के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये कहलाता है यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में यूट्राइन है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स में आपके जो पेल्विक ऑर्गन है वो सभी मतलब बाहर आ जाए फुली विथ यूट्रस, पूरा फुल यूट्रस है जो बाहर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रोसीडेंसिया। क्या होगा? प्रोसीडेंसिया। इसकी डिग्री होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट होती है क्या? प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परनीसियस वॉमिटिंग? कौन सा हार्मोन है जो परनीसियस वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? HCG, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर FSH। तो यहाँ पर परनीसियस के साथ साथ यदि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी आप कह सकते हैं या फिर जेस्टेशनल वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि आफ्टर 4 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद है जो क्या होने लगता है? धीरे धीरे डाउन होने लगता है इसका लेवल और वॉमिटिंग आना स्टॉप हो जाती हैं। और इस दौरान जो वॉमिटिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं हम? क्या नाम है जो दिया जाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग की तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है? पायरिडॉक्सिन। एक विटामिन का नाम है, आपको पता होना चाहिए। पायरिडॉक्सिन दिया जाता है। ओंडम वगैरह डॉक्टर बहुत रेयर केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। और HCG हार्मोन है, क्या है यहाँ पर? HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिंक टू ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसको रिलीज करती हैं। नेक्स्ट वन, A mother at 18 weeks gestation came to the hospital with complaint of painless slight vaginal bleeding that is bright red in color and stop spontaneously. The condition is known as, यदि आपकी क्लाइंट 18 हफ्ते का जेस्टेशनल पीरियड है, हॉस्पिटल आती है, उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और जो कि लाल कलर की है डार्क, लेकिन सडनली स्टॉप भी हो गई है। तो ये क्या है? इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन में क्या है? अबॉर्शन के रिगार्डिंग है आपको। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं तो आप प्लेसेंटा प्रीविया भी मान सकते हैं यदि ऑप्शन में होता, लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, डार्क रेड कलर की हो रही है और सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो एक तरीके से उसको क्या है? डर है। तो डर हुआ मतलब यहाँ पे क्या हो गया? थ्रेटेंड अबॉर्शन। बच्चा वायबल है, बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस हैं, जो फीटस से सर्वाइव हो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गई है तो यहाँ पर आपका क्लाइंट क्या हो गया? थ्रेटेंड अबॉर्शन का। सेप्टिक में इन्फेक्शन होता, ब्लड आ रहा है लेकिन दर्द भी होता, कंप्लीट में भी दर्द होता, इनवाइटेबल में भी दर्द होता, लेकिन थ्रेटेंड में पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही हो, वो सडनली स्टॉप भी हो गई है। नेक्स्ट वन, वैसेक्टोमी इज अ प्रोसीजर डन ऑन अ मेल फॉर स्टरलाइजेशन। तो वैसेक्टोमी प्रोसीजर मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस या फिर वास डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो ऑर्गन, वैसेक्टोमी का मतलब होता है परमानेंट स्टरलाइजेशन, परमानेंट फैमिली प्लानिंग, मेल में यहाँ पे की जाएगी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। और हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ट्यूबेक्टोमी ही परमानेंट स्टरलाइजेशन में यूज़ की जाती है। कोई भी मेल पर्सन है जो वैसेक्टोमी नहीं करवाना चाहता है। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी में जो ऑर्गन इंक्लूड होता है वो क्या होता है? वास डिफरेंसेस। क्या हो गए? वास डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन, when the cord is slipped down below the presenting part, it lies in front of it in the intact bag of membrane is called the। जब भी कॉर्ड स्लिप डाउन हो जाए, स्लिप डाउन होके जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वहाँ पे आ जाए, तो ये क्या है? कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑकल्ट प्रोलैप्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉर्ड है जो स्लिप डाउन होकर प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर? प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाए, इसके कारण जो मेम्ब्रेन है वो भी इंटैक्ट हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए, तो वो कहलाता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया? कॉर्ड हो गई। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए वो ना होके, प्लेसेंटा ना होके, प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या आ गया? कॉर्ड आ गई।
नेक्स्ट वन, चैडविक साइन मीन्स, तो चैडविक साइन का मतलब क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स या फिर इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। और एमपी ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन में चैडविक साइन है, लेकिन उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उनमें उन्होंने चैडविक साइन की जगह बलोटमेंट है जो आंसर कर दिया है ऑफिशियल आंसर की में। आई होप सो कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे उनके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है? हर्पीज तो है, हर्पीज है, कैंडिडा एल्बिकेंस भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है, क्या है? इकोनोकोकस। क्या है? इकोनोकोकस। ये यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रेट बॉम्ब के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक इन्फेक्शियस डिसीज़ तो है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, और ये मेनली ह्यूमन बीइंग में होने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जनरली किस में होती है? ह्यूमन में होती है, लेकिन रेयर होती है, एनिमल्स में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनाइटल टीबी इन वुमेन इज, तो जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए कॉमन साइट है वो क्या है? जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन की बात की जा रही है, तो जेनाइटल टीबी में वुमेन में कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स या फिर वेजाइना? तो मोस्ट कॉमन साइट है जेनाइटल टीबी के लिए, वो क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट वन, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में इतना सीधा सा तो नहीं आया था, बट आया इसी तरीके से था कि टोकोलाइटिक ड्रग का यूज़ है जो किसके लिए किया जाता है? इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए हमेशा दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। इनहिबिट करने के लिए यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तब दिए जाते हैं क्या? टोकोलाइटिक्स एजेंट। क्या है? टोकोलाइटिक एजेंट। सर्वाइकल डायलिटेशन और राइपनिंग के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किए जाते हैं, क्या यूज़ किए जाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या है? मतलब है सर्वाइकल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको इनहिबिट करने का काम करेंगी, और इसकी हेल्प से प्रीटर्म डिलीवरी को मैनेज है जो किया जा सकता है। यदि समय से पहले बच्चा पैदा होने वाला है तो उस दौरान मेडिकेशन दी जाती है ताकि कुछ दिन और मिल जाए। नेक्स्ट वन, द एक्शन ऑफ PGE2 इज, तो PGE2 का एक्शन क्या है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस या फिर नन ऑफ द अबव। सर्विक्स डायलेट होने के लिए PGE2 है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इज लार्ज स्केल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए? बॉइलिंग, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज या फिर फिल्ट्रेशन। इसके स्टेप आपको मैंने कई बार बताए हैं। वाटर को प्यूरिफाई आप कब करेंगे? तब आपके पास पानी होगा। पानी कहाँ होगा? जब आप उस पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतने पानी को बॉईल तो कर नहीं सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टोरेज। क्या होगा? स्टोरेज। जैसे आपके यहाँ घर पे पानी की टंकी होगी या फिल्टर होगा, उसमें पानी स्टोर होगा तभी आप उसको फिल्टर कर पाएंगे। लेट्स इट, तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्टोरेज। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जेनेवा में कहाँ किसका है? WHO का। किसका? WHO का। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? रोम में। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, फर्स्ट रेफरल यूनिट और FRU कौन है? CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हमेशा फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट वन, द मेन फोकस फॉर ऑर्गेनाइजिंग होम विजिट इज। तो यदि आप होम विजिट करते हैं तो आपका पहला फोकस किस पे होना चाहिए? डेमोग्राफी सर्वे पर, इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज या फिर चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेज। तो यदि आप होम विजिट पर जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होम एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करना।
उसी से पता चलेगा कि लोग एक छोटे घर में कितने लोग रह रहे हैं। ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो बीमारी होने का रिस्क भी होगा, घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है या नहीं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी इस विजिट में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट है एड्स इज़ा। तो एड्स क्या है, सबको पता है। एड्स क्या है, वायरल डिसीज़, HIV नाम के वायरस से होने वाली डिसीज़ है। HIV का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, DNA, RNA, mRNA या फिर रेट्रोब्रेडा फैमिली से। तो यहाँ पर एक कौन सा वायरस है, रेट्रोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यदि न्यूट्रिशनल, आप जो अपना खाना पीना खाते हैं उसमें चेंज करें, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वॉक करें, घूमें फिरें, तो ये सब किस तरीके के एग्जाम्पल हैं। टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोर्डियल या फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए सभी टाइप के प्रिवेंशन बताए गए हैं। प्राइमरी मतलब आपको डिसीज़ नहीं हुई है लेकिन उसके पहले ही आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, खान पान बदल लेते हैं, वॉक करने जाते हैं, ज़्यादा तेल का नहीं खाते पीते, फैटी आइटम नहीं खाते, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड शुगर हाई होना, BP बढ़ना, तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे, प्राइमरी में। यदि हाँ आपको बीमारी हो गई है, आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच रहे हैं, तब आता आपका सेकेंडरी में। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा मैटरनल डेथ का रीज़न क्या है, अनसेफ अबॉर्शन, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो भारत में यदि हम बात करें तो मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब मैटरनल डेथ का मेन रीज़न होता है हेमरेज। और हेमरेज मतलब ब्लीडिंग या तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकती है, आफ्टर द डिलीवरी। कॉमनली जो मेन रीजन होता है पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो यहाँ पर पूरा एक कंबाइंड करके क्या कहा जाता है, हेमरेज। अब ये हेमरेज कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 6 वीक तक कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस एग्जाम्पल इज। तो सेकेंड जनरेशन IUD कौन सी है, लिपेज लूप, कॉपर-T 380A, प्रोजेस्टासाइट या फिर LNG-20 और मेरेना। तो जितनी भी हार्मोनल होती हैं वो थर्ड में आ जाती हैं। फर्स्ट में आपकी नॉन हार्मोनल रहती हैं जिसमें लिपेज लूप आता है। सेकंड में आपका क्या आएगा, सेकंड में आपका कॉपर-T 380A आ जाएगा। सेकंड में क्या होगा, कॉपर-T 380A, जो कि 10 साल तक के लिए लगवाई जा सकती है। इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, 10 ईयर। यदि इसके पहले रिमूव करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिसीज सर्वेलेंस एफर्ट्स। तो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी डिसीज़ की सर्वेलेंस के ऊपर काम करेगा, यूनिसेफ, नासा, WHO, यूनेस्को। तो यूनेस्को तो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए है, WHO ये काम करता है, कौन करेगा, WHO करेगा। नासा जो चीज़ें स्पेस में हो रही हैं उसको लेके काम करेगा। नेक्स्ट वन, द क्रूड बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है द क्रूड बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर। क्रूड बर्थ रेट है जो कितने जन्म के ऊपर है जो मेजर की जाएगी, 1000 लाइव बर्थ, 1000 पॉपुलेशन, 100 लाइव बर्थ या 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ये थी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी आपके डाउट वगैरह रह गए हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। बुक में अभी आपको मैं बता दूं कि 15 अप्रैल तक जो प्राइस मैंने आपको शुरुआत में क्लास की बताई है वही प्राइस आपको 15 अप्रैल तक कंसीडर की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।